रहे हैं गुड न्यूज टुडे, अच्छी और सच्ची खबरों में। आज उस अच्छी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका इंतजार तमाम राम भक्तों को था। नेपाल से चलकर शालिग्राम अब यूपी के बॉर्डर में एंटर हो चुका है। और यकीन मानिए, नेपाल से चलकर बिहार होते हुए जब यूपी के बॉर्डर में शालिग्राम की ये पूरी यात्रा एंटर हुई तो भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। हर जगह जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है वहीं भक्त अपने शालिग्राम में अपने इस आराध्य को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये वो शालिग्राम है, कहा जा रहा है कि जिसकी टेस्टिंग के बाद अयोध्या में इसको भगवान राम की मूर्ति का आकार दिया जाएगा। तो शालिग्राम शिला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का जन सैलाब यहां पर उमड़ा। शालिग्राम शिलाओं पर लोग फूल माला अर्पित कर रहे हैं, कोई आरती उतार रहा है। कुशीनगर से गोरखपुर ये यात्रा पहुंचेगी और उसके बाद कार्यक्रम जो पहले था वो ये था कि गोरखपुर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे, लेकिन अब उस कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है क्योंकि यात्रा जो है काफी विलंब है, यात्रा में बहुत डिले चल रही है और इसीलिए देर रात तक गोरखपुर पहुंचेगी। रात्रि विश्राम के बाद कल ये अयोध्या के लिए रवाना होगी और वहीं पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शालिग्राम का स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश में शालिग्राम शिला यात्रा का प्रवेश हो चुका है। कुशीनगर में शालिग्राम शिला यात्रा का भव्य स्वागत हुआ और शालिग्राम शिला के दर्शन के लिए शाम से ही भक्त वहां पर उमड़े हुए थे। किसी के चेहरे पर कोई थकान नहीं, एकटक निहारते हुए उस रास्ते को जहां से शालिग्राम शिला आनी है, क्योंकि ये वो शिला है जो जनकपुर और अयोध्या के त्रेता युग के संबंध को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में शालिग्राम शिला यात्रा का प्रवेश हो चुका है। भक्तों का सैलाब और विधि विधान के साथ स्वागत भी किया गया। हर कोई अपने हाथ में पूजा की थाली लिए दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहा था। किस तरीके से भक्त स्वागत कर रहे हैं और किस तरीके से इन शिलाओं के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगह पर पहुंचे हैं, कुशीनगर आपको लिए चलते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एंटर हो चुकी है यात्रा। ये तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। शिल्पी मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है और शिल्पी, शाम से ही हम देख रहे थे कि इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती जा रही थी। हालांकि वो इंतजार भक्तों के चेहरों पर नजर नहीं आया। भक्तिमय माहौल वहां पर था। भजन कीर्तन में लोग खुद को मसरूफ किए हुए थे कि इंतजार कर रहे हैं इन शिलाओं का। अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि जहां पर नेशनल हाईवे 28 पर ये शिला पहुंची थी, यानी इसी रास्ते से बिहार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना था, वहां से होकर के अब ये शिला निकल गई है आगे के लिए, यानी गोरखपुर इस शिला को अब जाना है। लेकिन जिस तरह से इसका शेड्यूल था वो ये था कि शाम तक ही गोरखपुर पहुंच जाएगी, पर अभी शाम तक और बल्कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से यहाँ पहुंची और अभी निकली है ये शिला गोरखपुर के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अब देर रात इसके गोरखपुर पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि जगह जगह लोग जहाँ पर खड़े हैं वो शिला के दर्शन करना चाहते हैं, कुछ लोग शिला को छूना चाहते हैं और उस स्थिति में बहुत ज्यादा तेज गति से इस यात्रा का आगे बढ़ना संभव नहीं है। और संभवतः ये इसलिए भी किया जा रहा है जैसे लोग शालिग्राम शिला के दर्शन कर सके, क्योंकि ये कोई मामूली शिला नहीं है। शालिग्राम शिला सबके घर में पूजी जाती है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि इस शिला से राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली प्रतिमा का निर्माण होगा, रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा का निर्माण होगा। तो ऐसे में अपने आप में एक बड़ी बात यह है कि इस शिला को लेकर के लोगों के मन में जो भावना है वो लोग दर्शाना चाहते हैं, वो लोग उसको अपना अर्पित करना चाहते हैं, अपनी भाव श्रद्धा को। और हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से ये शिला यहाँ पहुंची, अचानक बहुत ज्यादा आसपास के लोग, वैसे यूं यहाँ पर बहुत सारे लोग सुबह से ही प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए और उसके अलावा अपने हाथ में पुष्प लिए हुए थे, कुछ महिलाएं अपने हाथ में अक्षत और सिंदूर लिए हुए थी और वो इस पर अर्पित करना चाहते थे शिला की ओर। उन्होंने अर्पित किया, जबकि उनको शिला तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिला। तो इस तरह से भाव लोग अपने अर्पित कर रहे हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि उनके भाव कहीं ना कहीं इस शालिग्राम शिला के जरिए
रामलला की उस प्रतिमा तक पहुंचे। जो लोग शिला यात्रा में शामिल थे, चाहे ट्रस्ट के सदस्यों या साधु संतों, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, उनका स्वागत सत्कार किया गया और उनको माल्यार्पण उनका किया गया और उनको ये जताया गया कि आज का दिन बहुत विशेष है और ये यात्रा जो वो लेकर के आ रहे हैं उसमें अपने आप में उनकी बड़ी भूमिका है, इसलिए उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि बहुत ही विशेष दिन उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर थे, जिन लोगों ने इसको देखा और जहाँ जहाँ ये शिला जा रही है, क्योंकि जनकपुर में भी पूजा अर्चना हुई और उसके बाद पूरे बिहार से होकर के, जिसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गोपालगंज से होकर के ये शिला अभी कुशीनगर पहुंची। तो हर जगह इसके लिए एक श्रद्धा का भाव, एक भक्ति का भाव और इसके साथ ही साथ उल्लास का माहौल है, जहाँ लोग अपने भाव भी अर्पित करना चाहते हैं और इस खुशी में, इस प्रसन्नता में शामिल होना चाहते हैं कि आज का दिन इतना विशेष है कि जिससे भगवान की प्रतिमा का, राम की बाल स्वरूप प्रतिमा का निर्माण होगा, वो शालिग्राम शिला यहाँ से होकर के जा रही है। लेकिन इस बीच मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि मंदिर ट्रस्ट ने ये स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञ इसको देखेंगे और उसके बाद ये तय होगा। हालांकि विशेषज्ञों का पूरा पैनल तैयार है और उसके लिए एक बात चल रही है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना कि आस्था के आगे कोई और सवाल नहीं होता है, तो लोगों के मन में ये बात है और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिला नेपाल की काली गंडकी नदी से निकली शालिग्राम शिला है और वो जनकपुर में भी पूजा अर्चना हुई, यानी माँ सीता के मायके में जिसकी पूजा अर्चना हुई, उन शिलाओं को यहाँ ला करके अब राम जन्मभूमि में पहुंचाया जा रहा है। बहुत ही भावनात्मक संबंध, बहुत ही खास मौका उन लोगों के लिए जो इस शिला का दर्शन कर रहे हैं और इस यात्रा में शामिल। बिल्कुल शिल्पी, मैं उसी सवाल पर आ रही थी। देखिए, हालांकि विशेषज्ञों ने नेपाल जाकर भी परखा है शालिग्राम को, लेकिन कहा जाता है कि सबसे पवित्र शालिग्राम वहां का माना जाता है और उसके बाद यहां भी एक विशेषज्ञों की टीम होगी जो इसको परखेगी। एक भगवान श्री राम के बाल रूप को आकार दिया जाएगा इससे, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि माता सीता की मूर्ति भी इसी से बनेगी। देखिए, दो शिलाएं हैं, तो इससे ये कहा जा रहा है कि भगवान के बाल स्वरूप का इससे प्रतिमा का निर्माण होगा और ये भी कहा जा रहा है कि माता सीता की एक प्रतिमा का निर्माण होगा। लेकिन क्या कुछ बनेगा ये अभी औपचारिक रूप से ट्रस्ट को बताना है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ट्रस्ट ये फैसला तब लेगा जब तकनीकी विशेषज्ञ इस बात का फैसला ले लेंगे। और जो पैनल बना है वो देखिए बहुत विशिष्ट है, क्योंकि उसमें पुरातत्ववेत्ता भी हैं, उसमें शिल्पकार मूर्तिकार भी हैं, उसमें वास्तुकार भी हैं और उसमें शोधकर्ता भी हैं। लेकिन तब भी शालिग्राम शिला जो घर घर में पूजी जाती है, जिसका बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है, वो शिलाएं जब आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उन शिलाओं से उस प्रतिमा का निर्माण होगा, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कौन सी प्रतिमाओं का निर्माण होगा ये अभी ट्रस्ट को औपचारिक रूप से बताना है, लेकिन इतना तय है कि इतनी विशिष्टता से, इसमें इतने खास तरीके से और इतने लोगों की आस्था और भक्ति स्वरूप जो ये शिला लाई जा रही है, उससे कुछ न कुछ ऐसा अनुपम प्रतिमा का निर्माण होगा जिसको लोग, जो असंख्य लोगों की श्रद्धा का, आस्था का केंद्र होगा। इस बीच जो ट्रस्ट की बैठक अभी हुई थी, मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई थी, जिसमें ट्रस्ट के भी सदस्य शामिल थे, उसमें इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि जो रामलला की प्रतिमा है, बाल सुलभ प्रतिमा है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस पहले आर्ट वर्क का है, यानी स्केच उसका बनाया जाएगा। उसके बाद जब सब उसको उस पर सहमति दे देंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वासुदेव कामत जो जाने माने ख्याति लब्ध जो चित्रकार हैं, वो स्केच बनाकर भी लाए थे उस मीटिंग में और कंप्यूटर पर बहुत सारे ऐसे चित्र देखे गए जो श्री राम के चित्र थे। एक बात और जो बहुत विशिष्ट है, बहुत खास है, वो ये कि अभी विश्व भर में जो भी प्रतिमा मिलती है श्री राम की, उनमें से ज्यादातर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है, यानी राम के रूप की है। लेकिन यहाँ जो प्रतिमा बनी है वो बालक राम की है। जो अवस्था अभी हमें जो जानकारी है वो 5 वर्षीय बालक की होगी, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि औपचारिक रूप से ट्रस्ट को ही ये घोषणा करना है। उसके बाद उस बाल स्वरूप प्रतिमा का चेहरा कैसा होगा, मुखमंडल कैसा होगा, मुस्कान कैसी होगी जिसमें बाल सुलभ चंचलता भी हो, नेत्र कैसे होंगे, क्योंकि राम के नेत्र के बारे में तमाम उपमाएं गोस्वामी तुलसीदास ने भी दी है और उसमें उसको लोग, उस प्रतिमा को लोग दूर से 35 फीट दूर से भी अगर दर्शन करें तो उनके चेहरे की भाव भंगिमा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे।
इतना विशेष उस प्रतिमा को बनाया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि बाल रूप की प्रतिमा, जिसके हाथ में धनुष और बाण भी होगा, पैर में खड़ाऊ होंगे, तमाम वो साज सज्जा। देखिए, राम का रूप ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा संभवतः वर्णन जिसको लेकर के किया गया है, और उनके रूप की का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन अगर बालक रूप में राम को हम देखें, जिस रूप में अयोध्या के लोग देखते हैं, या रामलला विराजमान जो अभी अस्थाई मंदिर में है, वो बालक राम है, छोटे बच्चे के रूप में है, और वो स्नेह का एक प्रतिरूप है। हम लोगों की जब भी अयोध्या में जिनसे भी बात होती है, जो उस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, मुख्य पुजारी हों या दूसरे अर्चक हों, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि वो ऐसी प्रतिमा है कि जिनको देख करके स्नेह पहले जागता है। यानी देवत्व के साथ एक छोटे बच्चे को देख करके जो भाव होता है, वो भाव होता है, जबकि वो देवता है। और इसी रूप में उस प्रतिमा का निर्माण होगा। लेकिन तकनीकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रतिमा बहुत दिनों तक रहनी चाहिए, इसको उस आकार में रहना चाहिए। वास्तु की दृष्टि से इसको 35 से दूर से भी अगर देखें तो इतनी क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। इसलिए और ये भी शिल्पी हम कह सकते हैं कि एक बड़ी वजह है कि जनकपुर से शालिग्राम मंगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के पत्थर की खासियत ही है। और खास तौर पर अगर हम अयोध्या की भी बात करें, जिस तरीके से मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें जिस भी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कोशिश यही की जा रही है कि आज बना मंदिर हजारों साल तक यूं ही रहे और उसकी चमक धमक बिल्कुल वैसी ही रहे। बिल्कुल, देखिए, कई चक्रों से ये जो राम मंदिर निर्माण है उसको पहले से कई चक्रों से तैयार किए गए थे, जिसमें सबसे पहले जो सॉइल टेस्टिंग है वो तो हमेशा होती है, भूमि IIT के विशेषज्ञों ने इसको देखा, तकनीकी विशेषज्ञों ने देखा, और हर बार इसकी एक ऐसी टेस्टिंग की गई कि ये बहुत समय तक भी रहे और इसके अलावा इसकी चमक फीकी न पड़े। ये मंदिर की बात है, और इसीलिए जब मंदिर निर्माण समिति की बैठक होती है तो उसमें हर बात बहुत ठोक बजा करके, बहुत जांच परख करके तय होती है। लेकिन ये मंदिर है और मंदिर का वास्तु सुंदर होना चाहिए, लोगों के लिए उपयुक्त होना चाहिए, और उसकी वो इतने साल तक रहना चाहिए, ये एक पैरामीटर है उसका। लेकिन अगर प्रतिमा की हम बात करें तो प्रतिमा पहले ही रूप में ऐसी होनी चाहिए जिसको देखते ही लोगों को लगे कि वो अपने आराध्य को देख रहे हैं। क्योंकि राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला कोई साधारण देवता की प्रतिमा आप नहीं कह सकते, जैसा हर जगह या दूसरे मंदिरों में भी बहुत सुंदर प्रतिमाएं होती हैं, बल्कि वो ऐसी प्रतिमा है जो असंख्य लोगों की आस्था का केंद्र है। इतने साल से लोग उस मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो मंदिर की प्रतिमा अपने आप में बहुत विशिष्ट होगी, मैं आपको बताऊं। और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई, इसलिए इतना आसान भी नहीं है ये बता देना कि किस तरह से वो तैयार होगा या किस प्रक्रिया से होकर के वो उसको गुजारा जाएगा। लेकिन अपने आप में ये है कि जब भी वो प्रतिमा लोगों के सामने आएगी तो लोग देख सकेंगे कि वो दुनिया की ऐसी अनुपम प्रतिमा है जिसकी उपमा कहीं नहीं दी जा सकती। क्योंकि राम की बाल स्वरूप के बारे में बहुत कुछ तुलसीदास ने कहा है और उनके हर एक रूप का वर्णन किया है, लेकिन इस प्रतिमा को देखते ही लोगों को उस देवत्व का एहसास होगा, उसको वो महसूस कर सकेंगे। इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया। और जनकपुर की आपने बात की, मैं बताऊंगी, बहुत विशेष जनकपुर का स्थान है क्योंकि माँ सीता का मायका है जनकपुर। और कामेश्वर चौपाल जो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई थी इस यात्रा में जाने से पहले। उन्होंने हमें इस बात को बताया था कि वो जा रहे हैं लेकिन लौटेंगे कब, उनके दिमाग में सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन वहाँ के लोगों का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। वहाँ के साधु संत चाहते हैं कि रात्रि विश्राम जनकपुर में हो, वो उनको करना पड़ेगा। क्योंकि राम के घर से कोई आया हुआ है जनकपुर में, तो इसको अभी भी जनकपुर में उसी दृष्टि से देखा जाता है। और जैसा कि वर्णन भी मिलता है कि जब बारात गई थी तो वहाँ रोक लिया गया था और वहाँ एक एक जो उसका एक अलग ही वर्णन है, तो उस तरह से वहाँ पर आदर सत्कार, पूजा अर्चना, यज्ञ, अनुष्ठान सब कुछ हुआ। और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि माता जानकी के मायके से इस शालिग्राम शिला को रवाना किया गया। यानी इतना आसान भी वहां से नहीं था आना, और वो उनके प्रेम और सौजन्य का, उनके अपनी स्नेह का भी प्रतीक है कि वहां से ये शिला मिली है। और इसलिए इस शिला का स्थान बहुत ज्यादा विशेष है अयोध्या के लिए भी और राम को जो मानते हैं उनके लिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जनकपुर
क्योंकि राम का ससुराल और जनकपुर के लिए अपने आप में भी हम कह सकते हैं कि वही संबंध बन जाता है जनकपुर और अयोध्या का, कि वो ये मानते हैं कि अयोध्या में उनकी बेटी है और इसीलिए यहां से अगर कोई चीज उधर जाती है तो ये उनके लिए भी एक सौभाग्य की बात हो जाती है। बिल्कुल, देखिए इस बात को तो लगातार कहा गया है कि जनकपुर और अवध का जो संबंध है, अयोध्या का जो संबंध है, वो अपने आप में बहुत विशेष है और इसको अभी तक वहाँ के लोग निभाते हैं, मानते हैं। और अभी जब शालिग्राम शिला की बात आई थी, क्योंकि नेपाल की काली गंडकी नदी में ही शालिग्राम शिला मिलती है और वहाँ पर नेपाल हमको इस बात को भी ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया था कि ये शिला वैसे तो बहुत इसकी कीमत होगी, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जिस तरह से साधु संत थे, उन्होंने सरकार से वहाँ कहा कि शिला को दिया जाए और ये नेपाल सरकार के सौजन्य से है, यानी इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उस शिला को जो वहाँ के नेपाल के जो टॉप जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा है और सबसे विशेष शिला को निकाल करके दिया है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रतिमा के लिए। ये अपने आप में जितना भावनात्मक संबंध है उतना ही एक हम कह सकते हैं कि जनकपुर और अयोध्या के संबंध को मजबूत करने वाला भी है। और सीताराम के विवाह के तो तमाम प्रकरण मिलते हैं और उसमें हम कह सकते हैं कि आज का दिन और ये भी विशेष है कि जब शिला वहां से आ रही है, जनकपुर से आ रही है और उसके बाद जब अयोध्या पहुंचेगी और वहां इस शिला से प्रतिमा के निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, तो इसलिए इसका इतना ज्यादा स्वागत सत्कार है। क्योंकि जैसा देखिए कहा ही गया है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी दुख पानी, यानी कि सीता को राम के नाम से अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह जनकपुर की इस सौगात को, इस प्रेम को, इस स्नेह को अयोध्या में जो भी निर्माण हो रहा है, जिसको असंख्य लोग अब देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, जिसका अपना अलग एक स्थान होगा, उससे जनकपुर को भी अलग नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है हमेशा के लिए इस संबंध को बनाने का एक जरिया, एक माध्यम ये शालिग्राम शिला होगी जो ला करके यहाँ अयोध्या में स्थापित की जाएगी और उससे प्रतिमा का निर्माण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ शिल्पी आप दोपहर से ही हमें इस पूरी यात्रा और वहां पर आस्था किस तरीके से लोगों की उमड़ रही है उसके बारे में बता रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नेपाल से लाई जा रही इन देवशिलाओं के अयोध्या पहुंचने के बाद मंदिर ट्रस्ट आगे क्या कदम उठाएगा, इसके बारे में जानकारी दी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने। 2 तारीख को गुरुवार, बृहस्पतिवार को इन शिलाओं को ट्रक अथवा ट्राला के ऊपर से उतारा जाएगा और राम जन्मभूमि मंदिर को सौंपा जाएगा। अयोध्या के संत महात्मा, श्रद्धालुजन अनेक दिनों से टेलीविजन चैनल, यूट्यूब, जितने भी प्रचार माध्यम है, सभी माध्यमों से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उनमें भी, उन सभी में ये भावना जग सकती है, प्रेरणा जग सकती है कि हम भी चलें और देखें। ऐसे बंधुओं को इतना ही कहना है कि वो 2 तारीख को प्रातःकाल 10:30 बजे राम सेवकपुरम में आए। क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली का बल्ला बोलता है और उनके फैंस उनके हर शॉट पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसा ही जलवा अनुष्का शर्मा का भी है। बॉलीवुड का खूबसूरत कपल जो लोगों के दिलों पर राज करता है और इस जोड़ी की चर्चा न सिर्फ लोगों की जबान पर होती है बल्कि इंटरनेट पर भी ये जोड़ी उतनी ही ट्रेंड करती है। इस कपल का अनकंडीशनल लव हर किसी के दिल को छू जाता है और इस कपल की एक और खास बात है, वो है इनकी भगवान में आस्था भरपूर है। इस साल का ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का दूसरा दौरा है। दुबई से नया साल मनाने के बाद देश लौटते ही दोनों रिलीजियस टूर पर निकल पड़े थे। धर्म पथ पर विराट, अनुष्का अभी ही नहीं निकले हैं। इससे पहले भी
ये दोनों मंदिर में मत्था टेकने जा चुके हैं। 5 जनवरी को विराट और अनुष्का अपनी बेटी वामिका के साथ 2 दिन के आध्यात्मिक दौरे पर वृंदावन गए थे। यहां ये कपल नीम करौली बाबा की समाधि आश्रम पहुंचा था और केलीकुंज से हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज का आशीर्वाद लिया था। और इससे पहले नवंबर 2022 में भी अनुष्का और विराट उत्तराखंड के काकड़ी घाट पर स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम पहुंचे थे। दोनों ने वहां हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेका था। विराट और अनुष्का की नीम करौली बाबा के प्रति बहुत आस्था है और इसीलिए टाइम मिलने पर दोनों उनके आश्रम जाते रहते हैं। समय समय पर देखा गया है कि जब भी हम समस्या में होते हैं तो आस्था का सहारा लेते हैं। इसी बीच विराट कोहली जब खराब फॉर्म से गुजर रहे थे तो इसी सोच के साथ वो नवंबर में भी बाबा नीम करौली के आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी वामिका के साथ समय बिताया था। और हमने देखा था उसके बाद एशिया कप में किस तरीके से उन्होंने जबरदस्त वापसी की थी। इसी तरह जनवरी में जब विराट मथुरा और वृंदावन के दौरे पर थे तो वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए थे और वृंदावन के बाबा नीम करौली आश्रम में उन्होंने ध्यान किया था। जिसके बाद हमें देखने को मिला था कि श्रीलंका में किस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उन्होंने भारत को जीत दिलाई थी। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो विराट ने अभी ब्रेक लिया था, थोड़े दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होनी है, उसमें विराट की फॉर्म किस तरीके से फैंस को देखने को मिलती है। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था 2023-24 में चालू वित्त वर्ष के 7% की तुलना में 6.5% की दर से बढ़ेगी। हमारे कई दर्शकों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और हर साल आम बजट से ठीक एक दिन पहले ही इसे क्यों लाया जाता है। तो इस बात को हम बेहद आसान तरीके से समझा सकते हैं। जिस तरह देश का मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोग अपने परिवार को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति का हिसाब किताब अपनी डायरी में मेंटेन करते हैं, जिससे उन्हें महीने या फिर साल के अंत में ये पता चल जाता है कि कितना कमा पाए हैं और कितना बचा पाए हैं, कहां कितना खर्च हुआ है और आगे कितना खर्च होगा। ठीक वैसे इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक हालत का पूरा लेखा जोखा होता है, जिससे ये पता चलता है कि एक साल में सरकार ने कितना पैसा जमा किया और कहां कहां खर्च किया। कृषि, औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचा, रोजगार, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा के मुद्दे पर अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, ये पता चलता है। इसीलिए हमने अपनी सहयोगी साक्षी बत्रा से ये समझने की कोशिश की कि आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट से देश की आर्थिक सेहत क्या बताती है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 पार्लियामेंट में आज पेश हो चुका और यहां पर की हाइलाइट्स क्या निकली है ये मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है और जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, इसे प्रोजेक्ट किया है 6.5% 2023-24 के लिए एक बेस लाइन पर, और जो बैंड दिया है वो है 6% से लेकर 6.8% तक के लिए। इसे अगर आप कंपेयर करेंगे करंट फिस्कल ईयर से, यानी कि 2023 वित्त वर्ष के जो प्रोजेक्शंस हैं वो 7% तक के हैं, यानी कि आगे आने वाले जो वित्त वर्ष है उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि तब भी इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया है कि भारत फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगी वर्ल्ड में, यानी कि सबसे बड़ी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या बड़ी इकोनॉमीज में उनमें से अगर आप कंपेयर करें तो वित्त वर्ष 2024 के लिए जिस पेस पर भारत ग्रो करेगा वो सबसे फास्टेस्ट होगा, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ के साथ होगा मेजर इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। ग्रोथ जो नॉमिनल टर्म्स में है, दो तरीके की जीडीपी ग्रोथ को हम कंपेयर करते हैं, एक नॉमिनल ग्रोथ, एक रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ वो होती है जिसमें इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, और जीडीपी जो नॉमिनल ग्रोथ होती है उसमें इन्फ्लेशन को नहीं लिया जाता है। नॉमिनल ग्रोथ 11% तक के लिए नेक्स्ट फिस्कल ईयर वित्त वर्ष 2024 के लिए प्रोजेक्ट की गई है, यानी कि यह भी काफी स्ट्रांग मोमेंटम जनरेट होने की उम्मीद की जा रही है। अब ये जो ग्रोथ है ये कहां से आएगी? प्राइवेट कंजम्पशन, हायर केपेक्स से, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर
ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा, जो कि सरकार भी करेंगी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को देखेंगे, जो कंपनियां हैं, कंपनियों की अच्छी अर्निंग्स होंगी, साथ ही क्रेडिट ग्रोथ, जो कि स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स दिए जाएंगे, इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए ये ग्रोथ निकल कर आ सकती है। साथ ही अगर आप देखें जिस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स जो कि लॉकडाउन में अपने अपने गांव में चले गए थे, उनका अब दोबारा से रिटर्न हो गया है सिटीज में, उससे भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। एक और बात जो उन्होंने कही कि इंडिया तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में, 5th लार्जेस्ट है अगर आप एक्सचेंज रेट के तौर पर भी देखें। एक और हाईलाइट जो इकोनॉमिक सर्वे में खास तौर पर आई वो ये था कि इकोनॉमी जो भारत की अर्थव्यवस्था है नियरली पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। कोविड पैंडेमिक के बाद जो स्लो डाउन आया था, जिस तरीके का इंपैक्ट पड़ा था भारत की इकोनॉमी में, उससे नियरली हम पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।